सऊदी अरब में बड़ा जुटान। इजराइल से निपटने का बना प्लान। 57 मुस्लिम देश आए एक साथ। इजराइल पर क्या हुई बात? 7 अक्टूबर 2023 के बाद जब गाजा ने इजराइल पर हवाई हमले किए और इससे सीधे तौर पर आम लोगों को बड़े नुकसान होने का दावा किया गया, उसके बाद से कई बार ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और अरब लीग के लोगों ने बैठकें की, लेकिन नतीजा जीरो रहा। आज गाजा से लेकर खान यूनुस तक तबाही का मंजर है और दावा किया जा रहा है कि इस तबाही से कहीं ना कहीं आम लोग परेशान हैं। इन सब के बीच अरब लीग और ओआईसी देश एक बार फिर बैठक करते नजर आए। सऊदी अरब के रियाद में मुस्लिम नेताओं का बड़ा जमावड़ा लगा, लेकिन एक के बाद एक होने वाली इन बैठकों का नतीजा क्या निकलता है, ये गौर करने वाली बात है। हालांकि पहली बार इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने थोड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी। क्राउन प्रिंस ने इजराइल को गाजा और लेबनान पर अपने हमले को तुरंत रोकने की अपील की। साथ ही यही नहीं, उन्होंने पहली बार खुले मन से फिलिस्तीन और लेबनान में लोगों के खिलाफ हुए नरसंहार की निंदा की। उन्होंने इजराइल से आक्रामकता के किसी भी और काम से बचने की अपील की और दुनिया भर के देशों से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की अपील की। यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि पिछली बैठक में सऊदी ने तेहरान में हुई हमास लीडर हानिया की हत्या की निंदा तो की थी, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर अरब देश चुप रहे। यहाँ सवाल उठता है, क्यों? क्या ओआईसी भी शिया सुन्नी सियासत का शिकार है? इस सवाल के पीछे कई वजह हैं। इजराइल जैसे सुविधा संपन्न देश के खिलाफ लड़ाई की बात करने वाले इस्लामिक देशों की एकता पर एक नहीं कई बार सवाल उठे। जब जब ओआईसी की बैठक हुई तब तक उनके बीच खींचतान सामने आई। जैसे कि इस बार का ही उदाहरण ले लीजिए। इस सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति ने आने से मना कर दिया। इसके लिए उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला दिया। हालांकि उन्होंने ईरान के उपराष्ट्रपति को सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भेजा। ओआईसी देशों की इसी निरस्ता के चलते एक आम राय बन चुकी है कि गाजा और उम्मेता मुसलमानों को लेकर ओआईसी के फैसलों और निर्देशों की कोई खास कदर नहीं है, क्योंकि इस ओआईसी से जुड़े ज्यादातर देश व्यापारिक लालच के चलते अमेरिका और इजराइल के ज्यादा करीब हैं। ऐसे में उनकी बातें महज खाना पूर्ति होती है। अब सवाल उठता है कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की निंदा का असर इजराइल पर कहां तक होगा। ये सवाल इसलिए भी प्रबल हो जाता है क्योंकि बार बार एक होने की कसम खाने वाले इस्लामिक देशों में कई ऐसे हैं जो अब तक इजराइल के साथ खड़े हैं, वो भी फिलहाल चुप है। आने वाले समय में उन्हें डर है कि उनकी आंतरिक स्थितियों के कारण उन पर दबाव बढ़ेगा। उनकी मुस्लिम जनता उन पर दबाव डालेगी कि इजराइल के खिलाफ खड़े हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात अब बांग्लादेश की करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। और ऋतु, इस बार जो ये विरोध है वो शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता ही सड़कों पर कर रहे हैं। बिल्कुल मोनिका, और जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की तरफ से ये जो कार्यकर्ता है ये सड़कों पर उतर आए हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद बड़ा सवाल ये कि क्या बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट होने वाला है या फिर तख्ता पलट पार्ट 2 होने वाला है? पूरी रिपोर्ट देखिए आप। बांग्लादेश में फिर शेख हसीना सरकार। ट्रंप की जीत, हसीना की होगी घर वापसी। बांग्लादेश में तख्ता पलट पार्ट 2 की आहट।
बीते 3 महीनों से अपने वतन, अपने घर से दूर बांग्लादेश के पूर्व पीएम और आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना इस वक्त भारत में शरण लिए हुए हैं, लेकिन अब उनके मुल्क वापस लौटने की अटकलें शुरू हो गई हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि रविवार को ढाका से आई तस्वीरें और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की धमाकेदार जीत के बाद चर्चा तेज होने लगी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5 अगस्त के बाद पहली बार रविवार को हालात बदलते नजर आए। बीते 3 महीनों में ढाका में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। आवामी लीग के कार्यकर्ता तख्ता पलट के बाद से हताश थे, निराश थे, उन पर हमले हो रहे थे, लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थ थे। लेकिन अब शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने मोर्चा खोल दिया है, अंतरिम सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, जिसकी बानगी ढाका में रविवार को देखने को मिली। आवामी लीग के कार्यकर्ता अचानक खुलकर यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। हालांकि अंतरिम सरकार ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माने और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जंग छेड़ दी है। आईसीसी में केस दर्ज करा दिया है। मोहम्मद यूनुस सहित 63 लोगों के खिलाफ आईसीसी में मामला दायर किया गया। शेख हसीना के समर्थक अनवर रुज़मान चौधरी ने मामला दर्ज करवाया है। छात्र आंदोलन की आड़ में आवामी लीग और उससे जुड़ी हिंदू और दूसरे धर्मों के संगठन के लोगों के कत्ले आम का आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी सतर्क हो गई है और हसीना के खिलाफ फिर आक्रामक हो गई है। शेख हसीना की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिए कोशिश तेज की गई है। यूनुस इंटरपोल से मदद लेंगे। ऐसा तब हो रहा है जब बीते रविवार को शेख हसीना की पार्टी ने ढाका में एक रैली करने की कोशिश की, लेकिन रैली को। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक बड़ा बयान दिया है और ये बयान जो उन्होंने दिया है वो मुंबई को लेकर है। किरीट जी, जिसमें मोनिका वो कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनके दावे में उन्होंने ये कहा है कि 2051 तक अगर यही हाल रहा तो हिंदुओं की जो संख्या है वो घटकर दरअसल 54% रह जाएगी। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट जिहाद का मुद्दा जमकर गूंज रहा है। अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया है कि इसके लिए करोड़ों की फंडिंग हो रही है। सोमैया का दावा है कि मालेगांव कट्टर मुस्लिम गतिविधियों का अड्डा बन गया है। वहां सिराज और मोइन फर्जी बैंक अकाउंट खोलते हैं और 17 हिंदू किसानों के आधार कार्ड चुराए जाते हैं। उनके नाम से बैंक अकाउंट खोले जाते हैं और देश भर के 175 बैंकों की ब्रांचों में से 4 दिन के अंदर 125 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि मुंबई में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो 2051 तक शहर में हिंदू आबादी घटकर सिर्फ 54% रह जाएगी। जो राजनीतिज्ञ इन्वॉल्व है उनका हेतु तो उनकी वोट बैंक है। फिर वोट बैंक के लिए ये इन लोगों को आसरा देके इनका समर्थन करते हैं और यह सब करने के लिए जो पैसा जो है वो पैसा मिडिल ईस्ट से आता है, ऐसा सरकारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का भी संशोधन है। तो 2051 में तो मुंबई में आधे रह जाएंगे हिंदू, तो ये तो बहुत चिंता की बात है। सोमैया का ये दावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट पर आधारित है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी इन आंकड़ों से चुनावी फायदा लेना चाहती है, जबकि विपक्ष बीजेपी के इन दावों को नकार रहा है। फिलहाल वार पलटवार का दौर जारी है। चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके दावों पर जनता ने मुहर लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो किरीट सोमैया ने जिस तरीके से बयान दिया है और 2051 की बात की है, उसके बाद मुंबई की डेमोग्राफी किस तरह से बदलेगी, आइए उसको जरा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। 1961 की बात करें तो 1961 में जो जनसंख्या थी वो यहाँ पर देखिए, हिंदुओं की बात करें तो 88% हिंदू, लेकिन ये 1961 की जनसंख्या हम आपको बता रहे हैं। और मुस्लिमों की बात करें तो 8% मुसलमान यहाँ पर। अब 2051 का जिक्र वो कर रहे हैं किरीट सोमैया, तो अगर 2051 का जिक्र करें तो क्या होगा, उस हिसाब से भी आप डेमोग्राफी यहां पर समझिए। 54% हिंदू रह जाएंगे, जिसका जिक्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया करते नजर आ रहे हैं।